प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं भूगोल का पाठ 8, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, ऋतु निर्मिति भाग 2। आप लोगों को याद होगा भाग 1 जो हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था, पाठ 1 है ना, वो था हमारा ऋतु निर्मिति भाग 1 और ये है भाग 2। तो दोनों एक दूसरे से क्या है प्यारे बच्चों, रिलेटेड है। आपको याद होगा उसमें जब मैं आप लोगों को वो पढ़ा रही थी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट। वहां पे बोला गया था ये एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। आपसे क्या बोला गया था, आप याद कीजिए पिछला वाला चैप्टर जो हमारा फर्स्ट लेसन था, पहला पार्ट, आप उसको याद करो। उसको हमने यहीं पर छोड़ा था ना। क्या बोला गया था उसमें कि आप क्या करो, अपने स्कूल का या फिर जो कोई भी खाली जगह हो वहां पे एक आपको ऐसे करके डंडी लगानी थी, कोई भी, ठीक है। फिर आपको क्या करना था, पूरे साल उसे ऑब्जर्व करना था कि उसका जो शेडो है ना वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने किया भी होगा आपके स्कूल में। तो अगर आप इसको करके देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। देखो ये जो यहाँ पे इसका शेडो बन रहा है, यानी जो इसकी छाया बन रही है, वो हमें क्या होगा, वो ना ऐसे करके जाती हुई दिखाई देगी। देखो एक तो क्या होगा, पूरे साल में कैसे कैसे मोमेंट हो गए, देखो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऐसे दिखेगा कि ये जो छाया है ना, ऐसे ऐसे करके ये पीछे की तरफ जा रही है, गई गई गई, यहाँ पर जाने के बाद फिर ये इधर आना शुरू कर देगी और ये पूरा यहाँ तक जाएगी। यानी यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस है ना वो चलता रहता है। यानी कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर कभी जाती है, कभी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो यहाँ पर क्या है, आपका उत्तर है प्यारे बच्चों, क्या है, उत्तर, ठीक है, और इधर क्या है आपका दक्षिण, ठीक। तो जो इसकी शेडो है ना, ये जो डंडी की शेडो है, वो क्या होगा, इसमें परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो ये हो सकता है कि ये जो हमारा शेडो है, मतलब छाया है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे साल में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में ये एक्टिविटी की होगी, तो आपको समझ में आता होगा। ओके, तो ये एक्टिविटी पे हमने स्टॉप किया था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे जो हमारा अर्थ है ना, इसके ऊपर मतलब जो हमारी पृथ्वी है, हम देखते हैं ना, कभी तो गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडी का मौसम आ जाता है, कभी तो झमाझम बारिश होने लगती है। तो ये सब किसके कारण होता है, मैं बताऊँ किसके कारण होता है। तो देखो जो हमारी पृथ्वी है ना प्यारे बच्चों, देखो इसके पास दो गतियां होती है। एक तो ये अपने अक्ष पे घूमती है, बराबर, और दूसरा ये सन के चारों तरफ घूमती रहती है, सूरज जी के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। तो इसी के कारण हमें ये ऋतु परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि कभी हमें ठंडी महसूस होती है तो कभी गर्मी का मौसम आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस दिन किस गोलार्ध में ठंडी पड़ेगी, किस गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, कब दिन और रात समान होंगे। ऐसे भी आपने देखा होगा ना कि दिन और रात में अंतर आपने देखा होगा कि कभी कभी दिन तो लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है, कभी रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है। सबका कारण क्या है, हमारी पृथ्वी, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है वो गोल 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 घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है, सूरज के भी चारों तरफ घूम रही है, और इसीलिए ये सारे परिवर्तन हमारे पृथ्वी के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आया? हाँ, तो इसी को हम लोग ये पूरे चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करना। लास्ट में आपको इसकी समरी भी बता दूंगी, जिससे आपको सारी चीजें आपके दिमाग में जाकर के बैठ जाएंगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात ना, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। अब इन सवालों के जवाब आप खोजने मत लग जाना। जब आप ये पूरा लेसन पढ़ लोगे, ये पूरा पाठ पढ़ लोगे ना, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सवालों को लेकर के ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से भौगोलिक स्पष्टीकरण से हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। सारे बच्चे रेडी हो? चलो एक बार लाइक बटन दबा दो तो, अगर सब लोग तैयार हो तो। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य का भासमान भ्रमण। अब ये क्या होता है, सूर्य का भासमान भ्रमण क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना कि क्या होगा, देखो ये जो शेडो है यानी जो छाया है, वो कभी इधर जाती हुई दिखाई देगी, कभी इधर जाती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? वो सन के कारण होता है, यानी जो सूरज है ना उसके कारण, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, उसके चारों तरफ घूम रही है। तो घूमते घूमते कभी तो वो सन के नजदीक में चली जाती है, कभी उससे दूरी पे हो जाती है। इसी कारण ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिएगा, यही सूर्य का हम भासमान भ्रमण देखेंगे। तो देखो इसमें क्या
बताया गया है कि निरीक्षण द्वारा यह ध्यान में आया होगा कि सूर्य के उदित होने का स्थान क्या होता है, प्रतिदिन बदलता रहता है। बिल्कुल सही है ना। देखो सूर्य क्या उदित होने का स्थान प्रतिदिन बदल रहा है, तभी तो हमने ये डिफरेंसेस को नोट किया ना। अगर सूर्य एक ही जगह से हमेशा उदित होता, एक ही जगह पे डूबता, तब हमें ये डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते। समझ में आ रहा है। तो निरीक्षण द्वारा हमें पता चला कि जो हमारा सूर्य है वो क्या होता है, उसके उदित होने का जो स्थान है वो बदलता रहता है पूरे साल। ठीक है, आप खुद भी ये ऑब्जर्व करके देख लेना ना। आप अपने टेरेस पे जाइएगा या फिर छत पे, ठीक है, कहीं पे भी, फिर आप ना रोज रोज जाकर के सूर्य को देखना। आप बोलेंगे सूर्य तो पूरब से ही उगता है, हमेशा पूरब से उगता है। हाँ, पूरब से उगता है, लेकिन जो उसका स्थान है ना प्यारे बच्चों, उसके उगने का या फिर डूबने का, उसमें आपको चेंजेस जरूर देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा इधर उधर तो आपको वो देखने के लिए मिलेगा ही, आप जरूर उसको नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। फिर जब हम पृथ्वी के ऊपर से क्या होता है, सूर्य को उदित होते देखते हैं, तब सूर्य संपूर्ण वर्ष में उत्तर अथवा दक्षिण की ओर खिसकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको फिगर में भी बता दिया, यानी कि जो सूर्य है ना, जब आप उसको देखोगे उदित होते हुए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये सूर्य जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की तरफ खिसकता हुआ हमें प्रतीत होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो सूर्य है, सूर्य कहीं भी घूमता नहीं है। हाँ, पहली बात ये है कि सूर्य दादाजी जो है, सूर्य भगवान जी, वो अपने जगह पे ही रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है। कौन हिल डुल रहा है, हमारी पृथ्वी हिल डुल रही है। ठीक है, अब क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो हमें लगता है अरे वाह, ये तो हमारे सूरज जी चल रहे हैं, पूरब से हो गए पश्चिम में डूब गए, यानी सूरज चल रहे हैं। ना बाबा ना, हम चल रहे हैं, हम यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चलने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। समझे, सूर्य कुछ नहीं करता, वो शांति से, वो एक तारा है, शांति से अपने जगह पे है। ठीक है, हाँ, तो वही है कि सूर्य अपने स्थान से कहीं भी नहीं जाता। ओके, अब इधर देखो प्यारे बच्चों, 21 जून से 22 दिसंबर की कालावधि में सूर्य के उदित होने का स्थान दक्षिण की ओर अधिकाधिक खिसकता है। यानी अगर मैं 21 जून से और 22 दिसंबर की बात करूं, 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक, तो जो ये सूर्य के उदित होने का स्थान है ना, वो किसकी तरफ खिसकता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को, तो ये दक्षिण की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यानी आप ना 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक ऑब्जर्व करना, अपना टेरिस पे जाकर के रोज रोज देखना, तो आपको दिखेगा कि जो सूर्य के उदित होने का स्थान है ना, वो धीरे धीरे करके दक्षिण की ओर खिसकता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये जो कालावधि होती है इसी को दक्षिणायन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिणायन किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कि 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर का जो समय होता है जिसमें हम सूर्य को देखते हैं कि वो दक्षिण की तरफ खिसक रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, चलो दक्षिणायन तो समझ गया। अब इसके विपरीत आपका उत्तरायण होता है। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पहले आप इसकी डेट याद रखो, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, डेट बहुत जरूरी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर इसके विपरीत देखो, 22 दिसंबर से 21 जून की कालावधि में क्या होता है, उत्तरायण होता है। ठीक है, इस कालावधि में क्या होता है, ऐसा लगता है कि सूर्य जो है उत्तर की ओर ज्यादा करके वो खिसकता हुआ हमें प्रतीत होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, मतलब इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उत्तरायण कहा जाता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, चिंता मत करो, ये जो सारे डेट्स है ना मैं बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। ठीक है, आप देखना, पूरा चैप्टर खत्म होने दो, बहुत अच्छे से आपको ये डेट्स जो है, 4 डेट्स, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 जून, है ना, इसमें मार्च भी आता है, तो वो चारों पांचों जो भी डेट्स रहेंगे मैं आपको याद करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, सूर्य के स्थान परिवर्तन का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष है। अभी आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है ना प्यारे बच्चों, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो आप सोचो कि पृथ्वी ऐसी है ना बाबा ना, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। मान लो इसका, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका दक्षिणी ध्रुव, तो हमारी पृथ्वी ना ऐसे करके टिल्टेड है थोड़ी सी। कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ, ऐसे करके वो थोड़ी सी झुकी हुई है, समझे। और झुके होने के कारण ही हमें पृथ्वी के ऊपर जो ऋतु परिवर्तन है ना वो हमें दिखाई देते हैं। ये देखो 23.5 डिग्री से थोड़ी सी ये हमारी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ओके, तो इन्हीं सब कारणों से ये उत्तरायण दक्षिणायन की प्रक्रिया जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, प्रत्यक्ष में सूर्य घूमता नहीं है, परंतु दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष में सूर्य तो घूमता नहीं है, परंतु पृथ्वी के ऊपर से देखते समय हमें वह घूमता हुआ दिखाई देता है, वही जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अतः सूर्य के इस भ्रमण को हम क्या कहते हैं, सूर्य का भासमान भ्रमण कहते हैं। समझ में आया। जैसे आप सोचोगे कि सूर्य का भासमान भ्रमण यानी कि सूर्य भ्रमण कर रहा है, ना बाबा ना, सूर्य भ्रमण नहीं कर रहा, इसको कहते हैं सूर्य का भासमान भ्रमण, लेकिन एक्चुअल में भ्रमण कौन कर रहा है, हमारी पृथ्वी कर रही है।
ठीक है, समझ में बात आई? हाँ, तो ये होता है प्यारे बच्चों सूर्य का भासमान भ्रमण। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ओके, क्लियर? तो ये वाला टॉपिक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सूर्य का भासमान भ्रमण क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो सूर्य क्या होता है, वो दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार से हमें प्रतीत होता है, राइट, घूमता हुआ। मतलब ऐसा लगता है दक्षिण से उत्तर की तरफ वो खिसक रहा है, फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ खिसक रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो अवधि होती है उसको दक्षिणायन कहते हैं, और 22 दिसंबर से 21 जून की जो काला अवधि होती है उसको उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर सूर्य का स्थान जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो फिर हमें वो चलता हुआ कैसा दिखाई देता है, तो वो इसी कारण, क्योंकि हमारी पृथ्वी चल रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसी कारण हमें वो घूमता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इस सूर्य के इस भ्रमण को क्या कहते हैं, सूर्य का भासमान भ्रमण कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के अच्छे से? ओके, चलो अब हम आगे बढ़े। और ये तो वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया। ठीक है, एक बार देख लो, विज्ञान में भी हम भासमान भ्रमण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विज्ञान में भी ऐसा नहीं कि बस ज्योग्राफी में ही करते हैं, विज्ञान में भी करते हैं। एंड सूर्य के उदित होने से अस्त होने तक अर्थात दैनिक भासमान भ्रमण का ही विचार किया जाता है। भूगोल में हम सूर्य के वार्षिक भासमान भ्रमण का विचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन दोनों घटनाओं में यद्यपि सूर्य का खिसकना अनुभव होता है, फिर भी वह मात्र आभास अथवा प्रतीति होती है ना। जैसे हमें लगता है कि सूर्य सूर्य इधर से उधर हो रहा है, परंतु यह बस प्रतीति है, ओनली आभास है, यानी बस हमें वो ऐसा, देखो ऐसा कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कुछ ऐसा ही है, हमें लगता है कि सूर्य जी चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में वही है, दैनिक भासमान का संबंध परिभ्रमण से है, तथा वार्षिक भासमान भ्रमण का संबंध परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष से है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, तो वही बोला गया है कि जो दैनिक भासमान का भ्रमण है वो परिभ्रमण से है। परिभ्रमण मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो भी तो अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, और परिक्रमण यानी क्या होता है, पूरा जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो ये आपका परिक्रमण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भूगोल के अंदर स्टडी कर रहे हैं ना, वो पूरा साल का कर रहे हैं, एक दिन का नहीं कर रहे, एक दिन का नहीं कर रहे, यहाँ पे पूरे साल का हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा था ना, डेट लिखा था 22 दिसंबर से 21 जून, 21 जून से 22 दिसंबर, ऐसे करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। चलो अब मैं आपको आकृतियों के द्वारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, बड़े अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एकदम शांति से। देखो दिख रहा है ना, ये फिगर ना दिख रहा हो मैं इसको बड़ा कर दूं। ठीक है, हाँ, थोड़ा और बड़े हो जा भैया, ले लो भैया, बड़े हो गए। ठीक, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो अच्छे से देखोगे ना आपको सारी चीजें समझ आएंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे हो रहा है अभी 22 दिसंबर। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है वो टिल्टेड है भाई, झुकी हुई है। देखो यहाँ से ये झुकी हुई दिख रहा है, ये पूरा ऐसा सीधी नहीं है। देखो यहाँ से ये झुकी हुई है बराबर 23.5 डिग्री का। अभी हो रहा है 22, आप सभी जानते हो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो देखो ये हमारे सूरज दादा है, एक ही जगह रहेंगे, ये नहीं हिलने वाले। ओके, तो अब सूर्य की किरण देखो यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे पड़ रही है। तो अभी कौन सा दिन है, 22 दिसंबर का। तो 22 दिसंबर के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर यानी कि एकदम सीधा कहां पर पड़ेंगी, बताइए 22 दिसंबर को कहां पर पड़ेंगी। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा है ना, तो मैं आपको एक डायग्राम बना करके बताऊं ना तो अच्छे से समझेगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरा वाला जो डायग्राम होगा ना प्यारे बच्चों, उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आपको और क्लैरिटी लाएगा। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है भाई, पृथ्वी हो गई। ये हमारा क्या होता है, देखो आप सभी लोग जानते हो, पहली बात तो ये इक्वेटर है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं ना, जो हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर देता है, उसको विषुवत रेखा ही कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर है। फिर उसके बाद एक और लाइन हमने यहाँ पे ले ली, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, है ना। ऐसे करके होता है कि नहीं भाई, बताओ मुझे, होता है पक्का? हाँ होता है। देखो एक और बात आप जानते होंगे, ये पहले विषुवत रेखा में पहले लिख देती हूँ, है ना, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत ही कहते हैं ना, या फिर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं इक्वेटर। लाओ इंग्लिश में लिख देती हूँ प्यारे बच्चों, इक्वेटर। इसको विषुवत रेखा ही कहते हैं मेरे ख्याल से, फिर भी मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा। ठीक है, वरना आप बोलोगे आप तो गलत लिखे, गलत लिखे, पर उसको विषुवत रेखा ही कहा जाता है जहां तक मैं बताऊं। ठीक है, हाँ, तो ये विषुवत रेखा। अब जो विषुवत रेखा है वो क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। एक तो होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ गया, ये उत्तरी गोलार्ध और वो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 23.5 डिग्री पर जो लाइन होती है, 23.5 डिग्री, देखो 23.5 डिग्री,
यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और फिर ये जो नीचे वाली रेखा होती है 23.5 डिग्री साउथ में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये होता है हमारा मकर रेखा, ठीक है प्यारे बच्चों, मकर रेखा। अब देखो यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है वो किस प्रकार से होती है, वो आप लोगों को मुझे बताना था। ओके, तो देखो अच्छे समझना। हाँ, यहाँ पे देखो, अभी मान लीजिए कौन सा हमारा समय चल रहा है, देखो 21 मार्च की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च को जो हमारा सूर्य का किरण है ना, ठीक है, ध्यान सुनना, 21 मार्च को सूर्य का किरण कहाँ पे पड़ रहा है, जो हमारा विषुवत रेखा है यानी इक्वेटर है उसके ऊपर पड़ता है और इस साइड में पड़ता है ऐसे करके, ठीक है। कहाँ पर, 21 मार्च को, दिख रहा है कि नहीं, मैं बहुत छोटा तो नहीं लिख रही, हाँ साफ साफ दिख रहा है। 21 मार्च को जो सूर्य का किरण है, परपेंडिकुलर की मैं बात कर रही हूँ, एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि जब सूर्य का किरण सीधा पड़ता है जिस भी स्थान पे, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो एकदम सीधा जो परपेंडिकुलर है रेस, यानी सीधी किरण, वो 21 मार्च को हमारे विषुवत रेखा पर पड़ती है, ठीक है। फिर क्या होगा, जो सूर्य का किरण है अब धीरे धीरे करके ये मूव करेगा, है ना, क्योंकि हमारा पृथ्वी लगातार घूमते हुए चल रहा है। तो अब जो ये है ना, ये जो है मतलब सूर्य, वो धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितने तारीख को ये आएगा, ये 21 मार्च था ना, ये 3-3 महीने का यहाँ पे अंतराल होता है। तो मार्च के बाद यहाँ पे आ जाएगा 21 जून, ठीक है। 21 जून को वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, तो कर्क रेखा पर। 21 जून को जो सन का परपेंडिकुलर रे है, यानी कि सीधी रेखा है, वो हमारे 21 जून को पड़ेगी कर्क रेखा पर, ठीक है। और आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, जैसे कि जो हमारा भारत है वो कहाँ पे आता है, वो यहीं पे कर्क रेखा के आसपास में ही हमारा भारत आता है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत से होकर के जाती है, और भारत में ना कई राज्यों को काटते हुए भी जाती है, ठीक है। कई सारे राज्य हैं, अभी तो आप 7वीं में हो, इतना आपको पढ़ना नहीं है पूरा डिटेल में, ठीक है। जैसे मिजोरम हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं उनको वो काटते हुए कर्क रेखा जाती है हमारे भारत से, ठीक है। अब क्योंकि 21 जून को देखो हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा पर ही आता है, तो 21 जून को आपने देखा होगा हमारे यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, आपने ये अनुभव किया होगा, ठीक है, क्योंकि हम कर्क रेखा के आसपास में ही रहते हैं। तो 21 जून को काफी गर्मी होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 21 जून को जो सन का रे है ना, यानी जो सूर्य की किरण है, वो पूरा के पूरा सीधा पड़ रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब सूर्य और आगे जाएगा क्या, नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक गया ना, अब वो इधर आ जाएगा, किधर आएगा भाई, इधर। ये कब आता है, ये आता है हमारा 23 सितंबर को, 23 सितंबर, बहुत हाँ, 23 सितंबर को वो कहाँ पर आ जाता है, फिर से वो विषुवत रेखा पर आ जाता है, ठीक है। और 23 सितंबर के बाद अब क्या होगा, ये विषुवत रेखा पर आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये आगे बढ़ा और यहाँ पर ये पहुंचेगा, यहाँ पर ये मकर रेखा पर कब पहुंचेगा प्यारे बच्चों, तो ये पहुंचेगा हमारा, सितंबर हो गया ना, अब ये पहुंचेगा हमारा 22 दिसंबर पर, ठीक है। 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पे पहुंच जाएगा, और इस टाइम पे 22 दिसंबर को मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि इस टाइम पे जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम परपेंडिकुलर यानी कि सीधी पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये चलता रहता है। अब क्या होगा, 22 दिसंबर से वापस से ये पहुंचेगा इधर 21 मार्च को, फिर 21 मार्च से 21 जून, यानी 3-3 महीने का गैप होता है। इस प्रकार से जो सूर्य की किरणें हैं वो विचरण करती है पूरे अर्थ के ऊपर, ठीक है। 21 मार्च को यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेंगी, तो यहाँ का जो क्षेत्र है भाई गर्मी से बेहाल, ठीक है। फिर 21 जून को तो यहाँ वाले एरिया में काफी ज्यादा गर्मी होगी, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 23 सितंबर को विषुवत वाले रेखा पर, और फिर ये इधर, फिर ये इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर ये जो चित्र हमने देखा था ना, इसमें वही बताया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को, अच्छे से समझे ना। अब इधर देखो, ठीक है, अभी इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगी, चिंता मत करो अभी, ठीक है, बाकी है सब चीज। तो देखो अभी कितना टाइम हो रहा है बताना जरा, मतलब क्या हो रहा है, 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो कौन सी रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो हमने देखा था ना मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी 22 दिसंबर को। तो देख लो भाई, ये 22 दिसंबर है और ये मकर रेखा, ये है आपकी मकर रेखा, देखो
ये आपकी मकर रेखा है। तो इस मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। यानी कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे भयंकर गर्मी होगी इस टाइम पे 22 दिसंबर को। और इसके विपरीत जो हमारा उत्तरी वाला गोलार्ध है, ठीक है, वो मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रही थी, जहां पे भयंकर गर्मी होगी, लेकिन जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहां पे सर्दी होगी, है ना। हमारे यहाँ पर पहली बात तो आप ये याद रखो कि भारत ना कहाँ पे आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है, ये बात तो आप एकदम दिमाग में बिठा लो। तो अब क्योंकि ये मकर रेखा पे पड़ रही है परपेंडिकुलर यानी कि सीधी रेस, तो यहाँ पे तो गर्मी होगी, लेकिन हमारे वहां इसके अपोजिट आपने देखा होगा दिसंबर में ठंडी शुरू हो जाती है और दिसंबर जनवरी में तो भयंकर सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण हमसे काफी ज्यादा दूर है, बहुत दूर है, समझे, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही है यहाँ पे, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पे भाई गर्मी होगी, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगी। फिर क्या होगा, अब ये यहाँ से यहाँ आएगा कब, 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर से वापस से 21 मार्च। अब 21 मार्च को क्या होता है, जो सूर्य की किरण है वो सीधे विषुवत रेखा पर पड़ेगी, विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर, मतलब सीधी सी पड़ जाएगी। विषुवत रेखा कहाँ पर है, यहीं पर कहीं पर होगा, ठीक है, इसके ऊपर पड़ेगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ना मतलब मॉडरेट रहेगा, है ना। आपने ये अनुभव किया होगा कि मार्च से धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारे यहाँ पे मार्च से धीरे धीरे करके गर्मी शुरू होती है ना। और जब धीरे धीरे करके गर्मी शुरू होती है, जून आते आते एकदम भयंकर, भाई पसीना पोंछते रह जाओ, भयंकर गर्मी होती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो सूर्य है वो अब धीरे धीरे करके हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, और 21 जून आते आते पूरा हमारे सिर पे आ जाता है, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, 21 मार्च को यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, ऐसे विषुवत रेखा पर, देखो विषुवत रेखा पे 21 मार्च को पड़ेगी, ये 21 मार्च है ना। तो क्या होता है इस टाइम पे, यहाँ पे ये जो विषुवत वाले जो प्रदेश है ना, यहाँ पे कोई देश वगैरह रहेंगे तो उधर भयंकर गर्मी होगी 21 मार्च को। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ही रहेगा, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, फिर धीरे धीरे करके जब सूर्य भगवान जी इधर बढ़ेंगे ना, हाँ, तब 21 जून को भाई बच नहीं सकते है ना गर्मी ने मार डाला, ऐसे ही होता है, ठीक है। और जब गर्मी शुरू होती है तो बस टीवी में एड्स भी आने शुरू हो जाते हैं, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, है ना। चलो अब इधर देखो, ये हो गया, इसको बसंत संपात कहते हैं, ये भी याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो भैया, अब इधर ये आ गए, अब आ गया हमारा 21 जून, ठीक है। अब 21 जून को क्या होता है भाई, 21 जून को जो सन की किरणें हैं वो किसके ऊपर पड़ती हैं, सीधी हमारी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं। कर्क रेखा किधर है, कर्क रेखा समझो यहीं पर कहीं होगा, क्योंकि ये तो आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पर होगा, ओके, 23.5 डिग्री पे। तो अब इसके ऊपर जो सन की किरणें हैं वो कैसी पड़ेंगी, पूरा लंब पड़ेंगी, ठीक है, सीधी पड़ेंगी। तो क्या होगा, अब 21 जून को हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में काफी गर्मी होगी, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी, समझे। फिर ऐसे करके ये पूरा चक्र चलता रहता है, ठीक है। देखो ये उत्तरी ध्रुव है, अब उत्तरी ध्रुव ना सूर्य के सामने आ जाता है, ओके, इस टाइम पे। फिर ये ऐसे चला 23 सितंबर को क्या होगा, वापस से वही जो हमारा विषुवत रेखा है इसके ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, और बाकी दोनों गोलार्धों में तब इस टाइम पे क्या होता है, मॉडरेट होता है। सितंबर में भी मॉडरेट ही रहता है ना हमारे यहाँ का मौसम, ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, मतलब ठीक ही रहता है, मिडिल रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये है पूरा इसका चित्र प्यारे बच्चों, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। इससे ना समझ में आए तो इससे समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फिगर है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया भाई तो फिर समझो ये चैप्टर आपका कंप्लीट, क्योंकि इस पूरे लेसन में हमें यही करना है, इधर से उधर उधर से उधर घुमाते जाना है बस, ठीक है, आप देखिएगा। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, ओके। अब मैं ना आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अयन दिन और संपात दिन। अब ये अयन दिन और संपात दिन क्या होता है, पहले तो आप ये क्लियर कर दो, आओ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो प्यारे बच्चों, कहाँ गया ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों संपात दिन, ठीक है। यानी जब भी संपात, या फिर इसको विषु भी कहते हैं, विषु दिन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा, एक मिनट, संपाती कहते हैं ना, मुझे जरा एक बार देख लेने दो, संपात दिन 23 सितंबर, हाँ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे बसंत संपात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये संपात दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी जब सूर्य की किरणें लंब पड़ती हो किसके ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर, तो उसको संपात दिन कहा जाता है प्यारे बच्चों। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या फिर मकर रेखा पे पड़ती हो तो उनको हम क्या कहते हैं, अयन दिन कहते हैं, क्या कहते हैं, अयन दिन, ठीक है। इसको आप देखो इधर, अयन दिन कहते हैं यहाँ पर, अयन दिन, और ये हो गया, ये भी हो गया हमारा अयन दिन, ठीक है। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसीलिए ध्यान रखो, हाँ, अयन दिन क्या होता है और संपात दिन क्या होता है, ठीक है। ऋतु चक्र तो वही, ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, ओके। तो ये तो हमने देख लिया।
अब यहाँ पर ना कुछ सवाल पूछे गए, इन सवालों के आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो क्योंकि मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया है। तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक एक करके। पहला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को किस ऋतु का अनुभव करते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में हम किस ऋतु का अनुभव करते हैं, ठंडी का, है ना, शीत ऋतु का। फिर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन कौन सी ऋतु होती है, गर्मी का, ग्रीष्म काल होता है ना। फिर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा तो विरुद्ध वाले गोलार्ध में उस समय कौन सी ऋतु होगी। मान लो कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, वहां पे चल रहा है ठंडी का मौसम, भयंकर ठंडी पड़ रही है भाई, सब लोग रजाई में मतलब छिपे हुए हैं, आप ऐसे समझो। तो अब इसके विरुद्ध वाले गोलार्ध यानी कि उत्तरी की बात की जा रही थी ना, तो अब इसी टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी पड़ रही होगी। अगर यहाँ पे शीतकाल है तो वहां पे गर्मी होगी। और फिर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में परस्पर भिन्न ऋतुएं एक ही कालावधि में होने का क्या कारण है। तो वही कारण है ना कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूम रही है, और घूमने के कारण और टिल्टेड भी है यानी झुकी हुई भी है। तो इसके कारण ही तो हमें ये डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर ठंडी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर ठंडी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, ऐसे करके होगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना, सूर्य का भासमान भ्रमण हमने देख लिया है। आप बोलो तो और आगे का थोड़ा और पढ़ा दूं। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, सूर्य की उप सूर्य और अपसूर्य स्थिति। और फिर उसके बाद यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण है, संपात स्थिति। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हैं, तो चिंता मत करो, मैं ना आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना हो पाता है। जितना हो पाएगा ओके उतना ही हम पढ़ेंगे, मतलब क्योंकि ये हमारा बड़ा थोड़ा पार्ट है तो टाइम लगेगा ना इसको करने में। ओके चलिए देखते हैं। पृथ्वी की उप सूर्य और अपसूर्य स्थिति ये क्या होती है। जैसे आप लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा होगा, जैसे जो हमारा चंद्रमा होता है ना, उसका भी ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, पृथ्वी के पास होता है, फिर पृथ्वी से दूर जाता है चंद्रमा। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है ना, वो कभी सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक में चली जाती है, कभी दूर पे आ जाती है। ठीक है, तो जब ये नजदीक में रहेगी ना, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पृथ्वी जिस मार्ग में घूम रही है वो कैसा है, वो हमारा इलिप्टिकल शेप का है। इलिप्टिकल मतलब या अंडाकार जैसा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, कभी तो पृथ्वी जो है वो हमारे सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक में आ जाती है, कभी एकदम दूरी पे चली जाती है। जैसे आप यहाँ पे दूरी इसका देख सकते हो, 147 10 लाख किलोमीटर ये नजदीक वाली दूरी है, और 152 10 लाख किलोमीटर ये दूर वाली दूरी है। ठीक है, तो जब ये पास में रहेगी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उपसूर्य स्थिति कहते हैं। और जब दूर रहेगी तो अपसूर्य स्थिति कहते हैं। समझ में आया। उपसूर्य स्थिति कब होती है, जब ये सबसे पास में हो। अपसूर्य मतलब याद करने का तरीका बताती हूँ, अप सूर्य। ठीक है, मतलब पढ़ने से ही थोड़ा समझो ना, अपसूर्य यानी कि दूरी वाली। ठीक है, उपसूर्य यानी उप हमारे ऊपर यानी कि हमारे पास में ही है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति उपसूर्य स्थिति कहलाती है। ठीक है, आओ अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, हम जानते हैं। उसका यह परिक्रमण मार्ग कैसा है, लंब वृत्ताकार है, यानी कि इलिप्टिकल शेप का है। ठीक है, लंब वृत्ताकार केंद्र में सूर्य, मतलब लंब वृत्ताकार जो रहता है ऐसे करके, इसके केंद्र में क्या होता है भाई, सूरज ज्यादा होते हैं, सूरज जी होते हैं। ठीक है, सूर्य अपना स्थान बदलता नहीं है, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी लंब वृत्ताकार मार्ग पर, पृथ्वी ऐसे करके घूमती रहेगी, ऐसे 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 करके इसका घूमना चलता रहेगा। तो परिणामतः क्या होता है कि सूर्य के बीच की दूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो हमेशा समान नहीं होती, उसमें हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है ना। अभी देखो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो पृथ्वी है वो सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होती है या फिर अधिकतम दूरी पे होती है, तो आप बताइएगा। न्यूनतम दूरी पर होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, उपसूर्य की स्थिति कहते हैं। और पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी छोर सूर्य की ओर होता है। ठीक है, जैसे उपसूर्य वाली अगर स्थिति होगी ना, तो ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, ये हमारी पृथ्वी है ऐसे करके झुकी हुई है। ये इसका दक्षिणी ध्रुव है भाई, दक्षिणी, और ये इसका उत्तरी ध्रुव है। तो देखो जब उपसूर्य की स्थिति होती है तो जो दक्षिणी वाला गोलार्ध है वो सूर्य के जस्ट सामने होता है, बहुत ज्यादा सामने होता है, वही बोला गया था। और इस टाइम पे क्या होगा, जो दक्षिणी ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध है वो ज्यादा सामने होता है। ठीक है, अपसूर्य वाली स्थिति में।
इसके विपरीत जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में, वो तो जनवरी महीने का प्रथम सप्ताह था जहां पर हमें ये वाली स्थिति देखने के लिए मिलती है, और जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर अर्थात अपसूर्य स्थिति में होती है। ठीक है, अधिकतम दूरी ये हमें जुलाई महीने के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अपसूर्य और उपसूर्य प्लीज बच्चों याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ही नहीं, अभी तो 7वीं में हो, आगे भी जब आप पढ़ोगे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो आप ज्योग्राफी से नहीं बच सकते, है ना। ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल ऐसे ही थोड़े ना पढ़ाए जाते, ये आपको आगे काम आएंगे, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। देखो, ये है पृथ्वी की लंब वृत्ताकार कक्षा। ओके, चलो भाई, ये तो आप समझ गए। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ू और उत्तरायण दक्षिणायन देख लो। ये देखो, ये देखो, ये है दक्षिणायन, ये है उत्तरायण। ठीक है, मान लो इधर क्या है हमारा दक्षिण, ये हमारा नॉर्थ है, तो जब इसकी तरफ जाएगा तो साउथ से नॉर्थ यानी कि उत्तरायण, और जब इसकी तरफ जाएगा तो दक्षिण, नॉर्थ से साउथ यानी कि दक्षिणायन। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे बढ़ू मैं, आगे नेक्स्ट। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, बड़े मत हो भाई अपने मन से। आओ, यहाँ पर देखेंगे जरा, पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी छोर सूर्य की ओर रहता है, मैंने आपको बता ही दिया है ना। आकृति के अनुसार मैंने सारी चीजें आपको बता दी, कहाँ पे गर्मी होगी, कहाँ पे ठंडी होगी, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। एंड पृथ्वी के लंब वृत्ताकार परिक्रमण मार्ग और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के एकत्रित परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऋतुओं की निर्मित होती है ना। पृथ्वी पर हमें ये अलग अलग ऋतुएं क्यों देखने के लिए मिलती है? पहली बात तो ये है कि हमारा जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, और कैसे घूम रहा है? लंब वृत्ताकार, इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, अब झुकी हुई है तो भाई ऋतु परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे देखो, यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण हम जरा इसका देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम संपात स्थिति के बारे में जानेंगे। संपात स्थिति ओके क्या होती है ये हम इधर समझेंगे। तो देखिए, बताइए, थके नहीं है ना आप लोग? ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना। ये वाला टॉपिक भी पढ़ा देती हूँ, फिर जो बचा वाला टॉपिक रहेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। एक लेसन के लिए कितने वीडियोस बनाऊं? 2 तो इनफ है। ठीक है, चलो, भौगोलिक स्पष्टीकरण में क्या दिया आप देखो। परिक्रमण कक्षा में संपूर्ण वर्ष में 2 दिन विषुवत रेखा पर अर्थात पृथ्वी के मध्य स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती हैं। हाँ भाई पड़ती हैं, हमने देख लिया था, लो यहाँ पे देख लिया था, विषुवत ही दिया था ना। हाँ विषुवत, देखो जो हमारी, हाँ देखो देखो, इसको विषुवत रेखा ही कहते हैं। लाओ, अब मेरे को कंफर्म हो गया, दिस इज अ विषुवत रेखा। ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा है। आओ, तो देखो, साल में 2 दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पे लंब पड़ती हैं। पड़ रही है कि नहीं? देखो, 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। ठीक है, पड़ रही है ना यहाँ पे विषुवत रेखा पे। एक तो 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ेंगी, और 23 सितंबर को लंबवत पड़ेंगी। ठीक है, पड़ती हैं, है ना। यह स्थिति कब होती है? एक तो 21 मार्च को होती है, और दूसरी होती है हमारे 23 सितंबर को। मैंने आपको बता दिया है ना। इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं। इसी का अर्थ क्या है? संपात स्थिति। समझ में आया ना समझ में आया? बताओ जरा, बता रही हूँ। देखो, यहाँ पे एक बात लिखी गई थी कि इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? देखो, अभी क्या हो रहा है, जो सूर्य की किरणें हैं 21 मार्च को यहाँ पे ये विषुवत रेखा पर पहुंच रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे आप सभी जानते हो, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है ना। ये ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारा सूर्य है ना वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर होता है। इस टाइम पे इन दोनों की जो दूरी है वो समान होती है। और एक मजे की बात बताऊं, जब हमारा अर्थ मतलब हमारा जो सूर्य है, जब 23 मार्च और 23 सितंबर को, इस दिन क्या होता है ना कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सूर्य से समान दूरी पर है। सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही है परपेंडिकुलर, तो इस टाइम पे क्या होगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में दिन और रात समान होंगे। इसमें आपको कोई भी अंतर देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, कब की मैं बात में कर रही हूँ? 21 मार्च और 23 सितंबर को, आप देख लेना, मतलब नोटिस कर लेना। ठीक है, तो ये जो स्थिति बन रही है ना यहाँ पर, ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति बन रही है, इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? संपात स्थिति कहा जाता है। ठीक है, देखो मैंने इधर संपात दिन लिखा था, तो वही ये संपात स्थिति इसको कहा जाता है। ठीक है, आओ देखो यहाँ पर क्या होगा, वही जो मैं आपको बता रही थी। हाँ,
यहाँ पे देखिएगा इधर सूर्य है ना, सूर्य से आने वाली किरण जो है वो विषुवत रेखा पे पड़ रही है इस दिन, संपात स्थिति में ऐसे करके पड़ती है। तो देखो यहाँ पे आधे ध्रुव पर क्या है, मतलब इधर दिन होगा, इधर क्या होगा, आधे हमारे गोलार्ध में क्या होगा, उजाला होगा। समझ में आ रहा है, मतलब एक अंधेरा तो एक उजाला, ऐसे करके यहाँ पर होगा। ठीक है, ये है संपात दिन। इसको संपात दिन कहा जाता है प्यारे बच्चों 23 सितंबर और 21 मार्च को। ओके, देखो प्रकाश वृत्त के कारण, अब आप सोचेंगे ये प्रकाश वृत्त क्या है, मुझे नहीं पता प्रकाश वृत्त क्या है, तो आओ मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर देखो, इधर अभी सूर्य की किरण क्या पड़ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, तो इस वाले हिस्से में तो क्या होगा, पूरा के पूरा दिन होगा, बाकी इस आधे हिस्से में क्या होगा प्यारे बच्चों, रात होगा। ठीक है, तो ये जो वृत्त इन दोनों को बांट रहा है, ठीक है, कि इधर उजाला है इधर अंधेरा, तो इस यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश वृत्त है। ठीक है, तो प्रकाश वृत्त के कारण बनने वाले विषुवत रेखा तथा अक्षांशों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग, जैसे कि इस आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, तो वही हमारा प्रकाश वृत्त होता है। राइट। तो क्या होता है, इसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया ना, पढ़ो इसको, मैं प्रकाश वृत्त ही बताने के चक्कर में लग गई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रकाश वृत्त के कारण बनने वाले विषुवत रेखा तथा अक्षांशों के प्रकाशित एवं प्रकाशित भाग, जैसे कि इस आकृति में दिखाया गया है ना, आप देख सकते हो, ये अप्रकाशित है, ये प्रकाशित वाला भाग है। ठीक है, किसके कारण, ये प्रकाश वृत्त। ठीक है, क्योंकि प्रकाश इधर पड़ेगा इधर उजाला होगा, इसके विपरीत वाले भाग में अंधेरा होगा, सिंपल सी बात है ना। इधर देखो, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग समान है। हाँ भाई, बिल्कुल समान है। ठीक है, यह तुम्हारे ध्यान में आएगा। ऐसी स्थिति होगी उस दिन पृथ्वी के ऊपर दिन और रात क्या होंगे, समान होंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस टाइम पे क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर दिन और रात क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संपात स्थिति कहते हैं। बराबर, चलो भाई यहां तक समझ में आ गया। आओ थोड़ा और इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। ओके, देखो आगे क्या दिया है, इसी को संपात स्थिति कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवृत्त पड़ती है तो संपात स्थिति होती है। ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया, और बार बार एक ही चीज लिखा गया है। ठीक है, तो इतना सारा जब टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना बच्चों, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। जानते हो, ये बार बार एक ही चीज दी रहती है ना, तो बार बार पढ़ने से आपका रिवीजन होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवृत्त पड़ती हैं तब कैसी स्थिति होती है, संपात स्थिति होती है ना। यहाँ पे ये हमारा विषुवत रेखा है, इसके ऊपर लंब पड़ रही है सूर्य की किरणें इस दिन, तो ये क्या होता है, ये संपात दिन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, प्रकाश वृत्त देशांतरी वृहद वृत्तों के साथ सटीक रूप से मिल जाता है। बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 21 जून की कालावधि में बसंत ऋतु, देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पर देखो 21 मार्च से 21 जून के इधर क्या होगा, बसंत ऋतु होती है। ठीक है, देखो भैया बसंत ऋतु, तथा उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, किसकी, उत्तरी गोलार्ध, यानी हम जिस गोलार्ध में, वहां पे भारत हमारा कहाँ पर है, यहीं पे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो क्या होता है, इस दिन पे बसंत ऋतु, और 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होती है ना। देखो जब सितंबर आता है तो धीरे धीरे करके ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है हमारे देश में, है ना, क्योंकि अब जो हमारा सूर्य है भाई हमसे दूर जा रहा है। जब सूरज जी दूर जाएंगे, क्योंकि गर्मी कहाँ से आती है, सूरज से आती है, जब सूरज जी दूर चले जाएंगे तो ठंडी तो लगेगी ना। हाँ, तो ऐसे करके जो ठंडी का मौसम है वो आने लगता है। बराबर, तो इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या कहते हैं, बसंत संपात कहते हैं, और 23 सितंबर को शरद संपात कहते हैं। देखो जैसे 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या बोलेंगे, बसंत। यहाँ पे देखो, यहाँ तो नहीं समझेगा, इधर देखो लिखा गया, ये है बसंत संपात 21 मार्च को, क्योंकि अब धीरे धीरे करके वो शुरू हो जाता है ना, मतलब सूर्य। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शरद संपात, क्योंकि 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक जो ठंडी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात चल रही थी। ठीक है, समझ आया, चलो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं, अयन दिन और विषुव दिन के दिनांकों में एक आध दिन का अंतर आ सकता है। अब आप सोचेंगे ये विषुव दिन क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो संपात दिन है ना प्यारे बच्चों, इसी को हम विषुव दिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें लंब पड़ती है हमारे विषुवत रेखा के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, अयन दिन, अयन दिन तो पता है ना, ये अयन दिन है, ये भी अयन दिन है। ठीक है, तो देखो अयन दिन और विषुव दिन के दिनांकों में एक आध दिन का अंतर आ सकता है। ठीक है, कभी एक दो दिन इधर उधर हो सकता है। अगर आप देखोगे जैसे कि सूर्य की किरण मान लो 21 जून को पड़ रही है, तो कभी 22 जून को भी पड़ सकती है, यानी थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। पर आप सोचो कि एक दो महीने का गैप आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है,
तो वही है, यह अंतर पृथ्वी की वार्षिक गति में आने वाले अंतर के कारण होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हो, जो हमारी पृथ्वी है वो पूरा एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन यानी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है? जनरली कहा जाता है 365 दिन, लेकिन ऐसा नहीं होता, 365 और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। फिर 6 जुड़ करके लास्ट में आप लोगों को पता होगा एक लीप ईयर करके आता है, लीप वर्ष, है ना, जिसमें क्या होता है, जो हमारा वैसे तो फरवरी को अगर देखा जाए तो जो हमारा फरवरी है वो 28 दिन का जनरली होता है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उस टाइम पे फरवरी हमारा 29 दिन का होता है। क्यों भाई 29 दिन का क्यों है? तो हर 4 साल में ये लीप वर्ष आता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 365 घंटे 65 दिन और 6 घंटे में हमारे पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। अब 6 घंटा को कैसे हम दिन में बांटेंगे? तो ये 6 जब 4 बार जोड़ोगे तो 24 घंटा हो जाएगा ना, तो यही चौथे साल में हम पूरा एक दिन लेकर के काउंट कर लेते हैं, तो इसके कारण हमें वो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वही है, इसका तुमने 5वीं कक्षा में लीप वर्ष के संदर्भ में अध्ययन भी किया होगा, 5वीं कक्षा में आप लोगों ने लीप वर्ष के बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। चलो, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दी है, राइट। अब उसके बाद ना यहाँ पे क्या दिया है, इसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो भी गया है और आप लोगों को थक भी गए होंगे। तो ये जो बाकी की चीजें है ना, ये देखो वही सब रिलेटेड है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अगला वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, बस इतना ही बचा हुआ है, एक बार हमारा ये पढ़ करके हो जाए फिर इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना हमें पढ़ना है, तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे ना, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपका भूगोल का पार्ट जैसे कि मिट्टी, जो सॉइल था मृदा, वो भी कंप्लीटेड है, फिर प्राकृतिक वो चैप्टर नंबर 6 था ना, वो भी कंप्लीटेड है, यानी सारे लेसन कंप्लीट करके रखे हुए हैं, बस जरूरत है तो आपको पढ़ने की, ठीक है। हिंदी मीडियम का पढ़ो अच्छे से, और कोई लेसन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।